कालीबंगा की सभ्यता में पूरी पढ़ा दूंगा। जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जहां से हम पढ़ा रहा हूँ वहां से आप लोग पढ़ना शुरू करो। और वो है हमारी आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता। ये उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। आयड़ नदी को ही हम उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। जो आयड़ नदी है वही बेड़च नदी कहलाती है। अब देखो, आप यहाँ पर पहले एक बात समझो। ये जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी जो है, इसका उद्गम जो होता है वो उदयपुर में, उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक, उदय सागर झील तक ये जो नदी है ये आज भी आयड़ नदी कहलाती है। और उदय सागर झील के पश्चात ये नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर, त्रिवेणी भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ कस्बे के निकट है बिगोद नामक स्थान। फिर यहाँ से नदी बेड़च नदी कहलाती है। और चूंकि ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी बेड़च, तो चूंकि आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, जिसका आगे जाकर वास्तविक और वर्तमान नाम बेड़च नदी है। और बेड़च चूंकि बनास की सहायक नदी है, इसलिए इस सभ्यता को बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बनास संस्कृति का केंद्र की सभ्यता को कहा जाता है आयड़। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी कालीबंगा की सभ्यता है, धोलावीरा है, लोथल है ना, चहुंदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के अंग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जितने स्थल मिले वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले। सारी सभ्यताएं सिंधु नदी के किनारे थोड़ी नहीं है। वो तो कोई रावी नदी के किनारे, कोई सिंधु नदी के किनारे, कोई झेलम के किनारे, कोई सरस्वती नदी के किनारे। लेकिन प्रारंभिक जो स्थल मिले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, तो नाम पड़ा उसकी सिंधु घाटी की सभ्यता। उसी प्रकार बनास और बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे जो भी स्थल मिले हैं सभ्यताओं के, वो बनास संस्कृति के केंद्र कहलाए, जिनका प्रतिनिधित्व करती है कौन सी सभ्यता? है ना, जैसे आहड़ की सभ्यता होगी, उदयपुर में बालाथल की सभ्यता होगी, राजसमंद में गिलुंड की सभ्यता होगी, भीलवाड़ा में बागुर की सभ्यता होगी, ओझियाना की सभ्यता होगी, टोंक जिले में नगर की सभ्यता, रेड की सभ्यता। ये सब क्या है? बनास संस्कृति के केंद्र। रेड की सभ्यता ढील नदी के किनारे विकसित हुई। अब ढील नदी किसकी सहायक है? बनास नदी की। तो वो बनास संस्कृति के केंद्र। तो बनास नदी घाटी में बसने वाली सभ्यताएं जो है बनास संस्कृति का केंद्र कहलाई। लेकिन जो आहड़ सभ्यता की संस्कृति थी, आहड़ की जीवन शैली, आहड़ का रहन सहन, आहड़ के वस्तुओं का निर्माण, वो जो मिला वो केवल 4 सभ्यताओं मिला है, आहड़, बालाथल, गिलुंड और ओझियाना में। इन्हें बनास संस्कृति के मुख्य केंद्र माना जाता है। बाकी तो बनास नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई सभ्यताएं कहा जाता है। तो चूंकि आयड़ नदी अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक अभी भी आयड़ कहलाती है, बेड़च नदी, इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? लिखो आप, आहड़ सभ्यता, उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे, है ना, ये लिखना। अब इसमें आगे लिखो आप,
देखो आप, बेडच नदी अपने उद्गम स्थल से, बेडच नदी अपने उद्गम स्थल से, बेडच नदी अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक, बेडच नदी अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। तथा आयड़ नदी तथा आयड़ नदी आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी है। आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है। इसलिए आहड़ की सभ्यता को इसलिए आहड़ की सभ्यता को इसलिए आहड़ की सभ्यता को बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। इसलिए आहड़ की सभ्यता को बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। आहड़ की सभ्यता को बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बनास संस्कृति का केंद्र किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ की सभ्यता को कहा जाता है। अब यहां देखो आप, कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम? आहड़ की सभ्यता। ये जो आहड़ की सभ्यता है कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के। इस आहड़ की सभ्यता जो है, इस आहड़ की सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे स्थानीय क्षेत्र में कहा जाता है धूलकोट की सभ्यता। स्थानीय नाम है इसका, धूलकोट की सभ्यता। इसका अन्य नाम है अघाटपुर की सभ्यता। अघाटपुर की सभ्यता। इसका एक और नाम है ताम्रवती नगरी। अघाटपुर की सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता। अगर प्रश्न पूछा जाए आहड़ का अन्य नाम क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग? राजस्थान की ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? और आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। राजस्थान में सभ्यताओं संबंधित दो प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है? तो वो है गणेश्वर की सभ्यता। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कौन और ताम्रवती नगरी कौन? आहड़ की सभ्यता। तो ये जो आहड़ की सभ्यता है, इस आहड़ की सभ्यता की खोज, सबसे पहले सभ्यताओं में खोज होती है। अन्य नाम कहाँ स्थिति, पहले स्थिति की जानकारी होती है। ये इनकी स्थिति है, ये इनके अन्य नाम है। इसकी खोज जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा कौन सी सभ्यता की खोज हुई है? आहड़ सभ्यता की खोज हुई। ये जो सभ्यता है हमारी आहड़ की सभ्यता, इस सभ्यता का उत्खनन 1956 में, प्रारंभिक उत्खनन 1956 में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन किया था। प्रारंभिक उत्खनन था, लेकिन पूर्ण उत्खनन नहीं था, प्रारंभिक उत्खनन। सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल के। इस सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। कब हुआ था?
इस सभ्यता का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसमुख, वैसे पूरा नाम है इनका धीरजमल हसमुख सांकलिया, धीरजमल हसमुख सांकलिया, इनके द्वारा पूना विश्वविद्यालय के थे और पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे। उनके द्वारा इस सभ्यता का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन किया गया। वास्तविक और पूर्ण उत्खनन जो है वो इनके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर हसमुख सांकलिया के द्वारा। तो राजस्थान की ताम्रवती नगरी कौन? आहड़ का स्थानीय नाम, अन्य नाम, खोज किसने की, कब की, प्रारंभिक उत्खनन और मुख्य उत्खनन किसके द्वारा हुआ है। अब यहां पर देखो आप, ये जो सभ्यता है आहड़ की सभ्यता, इस आहड़ की सभ्यता में टोटल 8 संस्कृतियां, 8 संस्कृतियां बसी और उजड़ी। यहां से लगभग 40 फीट की गहराई तक इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 8 बार यहां पर सभ्यताएं बसी और उजड़ गई, फिर बसी, फिर उजड़ गई, फिर बसी, फिर उजड़ गई। जिस प्रकार नोह की सभ्यता है, भरतपुर में है ना नोह, नोह की सभ्यता है, वहां 5 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, वो अलग बात है। और यहां 8 बार उजड़ने के और बसने के साक्ष्य मिले हैं। ये 8 बार बसी और उजड़ी, लेकिन संस्कृति एक समान रही। 9 में तो संस्कृतियों के 5 अलग अलग स्तर मिले। एक संस्कृति खत्म हुई, उजड़ गई, उसी के स्थान पर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, फिर वो उजड़ी, उसका पतन हुआ और उसके स्थान पर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। ये एक ही सभ्यता 8 बार उजड़ गई यानी पतन हुआ और पुनः उस बस गई। ये एकमात्र राजस्थान में ऐसा स्तर है, एकमात्र सभ्यता का स्थल जो एक ही सभ्यता 8 बार पतन हुआ और फिर बस गई हो। कौन सी है, कहां पर है? उदयपुर में। लिखो आप आहड़ की खोज, नहीं लिखो आप आहड़ का स्थानीय नाम, आहड़ का स्थानीय नाम, आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट की सभ्यता है। आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट की सभ्यता है तथा अन्य नाम, अघाटपुर की सभ्यता है। अन्य नाम अघाटपुर की सभ्यता है। अन्य नाम अघाटपुर की सभ्यता है। आहड़ का अन्य नाम क्या है? अघाटपुर की सभ्यता। स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट की सभ्यता। देखो आप, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्र भट्टियां मिली यहां से खूब सारी, आगे लिखाएंगे आप। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ये 2 प्रश्न है। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी तो वो आती गणेश्वर, और ताम्रवती नगरी तो वो आती आहड़। देखो आप, आहड़ की खोज, आहड़ की खोज 1953 में, आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। आहड़ की खोज 1953 में
अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1970 में। देखो आप, आहड़ का प्रारंभिक उत्खनन, आहड़ का प्रारंभिक उत्खनन, आहड़ का प्रारंभिक उत्खनन 1956 में, आहड़ का प्रारंभिक उत्खनन 1956 में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। प्रारंभिक उत्खनन 1956 में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा हुआ। नेक्स्ट लिखो आप, आहड़ का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन, आहड़ का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन, वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के, आहड़ का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरजमल हंसमुख सांकलिया, डॉक्टरेट भी थे ये, प्रोफेसर तो पद था और डॉक्टरेट इनकी उपाधि थी, डॉक्टर धीरजमल हंसमुख सांकलिया के द्वारा किया गया। वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन प्रोफेसर धीरजमल हंसमुख सांकलिया के द्वारा किया गया ना। 1961-62 सन जरूर लिखना है। लिखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में सभ्यता के 8 स्तर मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में सभ्यता के 8 स्तर मिले हैं, अर्थात यहां से, अर्थात यहां से संस्कृति के 8 बार उजड़ने एवं पतन होने के साक्ष्य मिले हैं। संस्कृति के 8 बार उजड़ने एवं पतन होने के साक्ष्य मिले हैं। संस्कृति के 8 बार उजड़ने और पतन होने के साक्ष्य मिले। संस्कृति के बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले। संस्कृति के बसने एवं उजड़ने के साक्ष्य मिले। 8 बार संस्कृति के बसने एवं उजड़ने के साक्ष्य मिले। 8 बार संस्कृति के बसने और उजड़ने के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आहड़ की सभ्यता से। 8 बार तो यहाँ संस्कृति बसी और 8 बार उजड़ गई। कहां पर ऐसा हुआ? 8 अलग अलग संस्कृतियां नहीं मिली, एक ही संस्कृति के 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी का वर्तमान नाम बेड़च। किसकी सहायक नदी? इसलिए बनास, इसलिए आहड़ को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? आहड़ की सभ्यता पढ़। कौन से जिले में है ये? आहड़ की सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अब ये जो हमारा आहड़ है, इस सभ्यता से उत्खनन में सभ्यता के ग्रामीण होने के साक्ष्य मिले। इससे पहले एक बात और पढ़ लेते। देखो, जनरली जरूरत नहीं होती, लेकिन संदर्भ में आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत स्तरीय कक्षा होती है, वहां हम बताते हैं।
पेपर जिस प्रकार के आ रहे थे मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। यहाँ पर है ना, सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। उसमें जो प्रथम भाग है, ये प्रथम भाग है, ये महत्वपूर्ण है, और ये है ताम्र पाषाण युगीन। यानी यहाँ तांबे का प्रयोग भी खूब हुआ और पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग भी बहुत हुआ, तो ये ताम्र पाषाण युगीन कहलाया। ये दूसरा जो काल आया, ये ताम्र एवं लोह युगीन आया। ताम्र और लोह युगीन दूसरा काल। इसका जो तीसरा काल है, तृतीय जो भाग है इसका, वो भाग सभ्यता का माना जाता है, मृद भांडों का। मिट्टी के जहां बर्तन बहुत बने, मिट्टी के आभूषण बने, मिट्टी का ज्यादा प्रयोग हुआ ना, मृद भांडों का काल। ऐसे सभ्यता को 3 भागों में बांटा है। हालांकि हम तो कॉमन ही पढ़ेंगे इसको, 3 अलग अलग भाग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक सभ्यता का कालखंड वो था जहां ताम्र और पाषाण का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। 8 स्तर है ना एक ही सभ्यता के। ताम्र का धातु के रूप में सर्वाधिक, और फिर पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग हुआ। दूसरा काल आया जहां ताम्र भी और जहां लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये काल बांटे। और एक भाग वो आया जहां मृद भांडों का काल रहा। तो 3 कालों में सभ्यता बटी हुई थी। कौन सी? आहड़ की सभ्यता। अब इस आहड़ से उत्खनन में ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। अब ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है, इसीलिए तो इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली। यहां से मिली ताम्र भट्टियों में, ताम्र वस्तुओं में तांबे की चूड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का चाकू, तांबे के बर्तन, तांबे की गाड़ी की मूर्ति। यहाँ थोड़ा सा एक फर्क है, देखो आप, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तांबे की कुल्हाड़ियां तो गणेश्वर से ही बहुत मिली। तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की चूड़ियां, ये सब तो चाकू वाकू बर्तन वर्तन गणेश्वर से खूब मिले। यहाँ से ही मिले और वहां से ही मिले, और खूब मिले, ढेरों ही मिले। अब यहाँ गाड़ी की मूर्ति मिली तांबे की। गणेश्वर से तांबे की गाड़ी मिली है। गणेश्वर से तो क्या मिली है? तांबे की गाड़ी। और तांबे की गाड़ी की मूर्ति कहां से मिली है? आहड़ से। दोनों एक ही बात है या अलग अलग बातें? अलग अलग बातें। तो लिखो आप, आहड़ सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को वस्तु निर्माण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। आहड़ सभ्यता को वस्तु निर्माण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वस्तु निर्माण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वस्तु निर्माण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग ताम्र पाषाण युगीन। प्रथम भाग ताम्र पाषाण युगीन।
द्वितीय भाग ताम्र एवं लोह युगीन। द्वितीय भाग ताम्र एवं लोह युगीन। तृतीय भाग मृद भांडों का काल। तृतीय भाग मृद भांडों का काल। मृद भांडों का काल। तीन भागों में सभ्यता को बांटा गया है ना। बहुत कम रेयर पूछा जाता, लेकिन हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आजकल के परीक्षक जिस प्रकार के पेपर बना रहे हैं उनमें आहड़ सभ्यता के कौन से कालखंड है, अपन कहे कि यार कौन सा कालखंड, हमने तो एक ही देखा है। वो तीन प्रकार का कालखंड। देखो आप, आहड़ की सभ्यता मूल रूप से, आहड़ की सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ की सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ की सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि कालीबंगा की सभ्यता कैसी थी? नगरी। राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता कौन? राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता कौन? और ताम्रवती नगरी कौन? नगरी सभ्यता कौन? और ग्रामीण सभ्यता कौन? आहड़। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। आहड़ से उत्खनन में ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है। इसलिए, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में तांबे की चूड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का चाकू एवं बर्तन, तांबे का चाकू एवं बर्तन, एवं तांबे की गाड़ी की मूर्ति मिली है। एवं तांबे की गाड़ी की मूर्ति मिली है। तांबे की गाड़ी की मूर्ति मिली है। तांबे की गाड़ी की मूर्ति मिली है। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से मिली तांबे की गाड़ी की मूर्ति। तांबे की गाड़ी तो मिली है गणेशपुर से, और तांबे की गाड़ी की मूर्ति कहां से मिली है? आहड़ की सभ्यता से मिली। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम लोग? आहड़ की सभ्यता। कौन से जिले में है आहड़ की सभ्यता? उदयपुर जिले में। ये जो आहड़ की सभ्यता है, ये कैसी थी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। सभ्यता जो थी ये ग्रामीण थी। ग्रामीण थी ना। इस सभ्यता में घर जो थे वो कच्चे थे, लेकिन नींव काले पत्थरों से भरे जाते थे।
नींव जो है ना, काले पत्थर, स्फटिक पत्थर जो होते हैं ना, मेवाड़ क्षेत्र में आज भी वो बहुत पाए जाते हैं। उन काले पत्थरों से नींव भरी जाती थी और मिट्टी की दीवार बनाई जाती थी। उसके ऊपर गारे का लेप किया जाता था। प्लास्टर जो होता था गारे का होता था। छतें इस प्रकार की होती थी, तिरछी छतें। इसमें क्या करते थे, पहले बांस और लकड़ी से छत को बना दी जाती थी और उसके ऊपर पत्ते और घास डाल दी जाती थी। छतों का निर्माण ऐसा होता था। कालीबंगा में भी छतें ऐसे बनती थी कि धूप में सुखाई हुई ईंटों से दीवारें बन गई, है ना, 30, 15 और 7.5 के नाप की। उसके बाद छतों पर क्या करते थे वो, कि बांस और लकड़ी लगा देते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे। ये छतों पर घास और वो डालकर मिट्टी का लेप नहीं करते थे। कवेलू वहां से भी नहीं मिले, कालीबंगा से कवेलू यहाँ से भी नहीं मिले। कवेलू जानते हो ना, छतों को ढकने के लिए जो बनाया, वो नहीं मिले। तो छत बनाने का तरीका है। तो लिखो आप, आहड़ के घर, आहड़ के घर, आहड़ के घर अधिकांश कच्चे मिले हैं। जिनकी नींव काले पत्थरों से भरी जाती थी, जिनकी नींव काले पत्थरों से भरी जाती थी, जिनकी नींव काले पत्थरों से भरी जाती थी तथा छतें बांस एवं लकड़ी की बनाकर, छतें बांस एवं लकड़ी की बनाकर घास एवं पत्तों से ढक दी जाती थी। छतें बांस एवं लकड़ी की बनाकर घास एवं पत्तों से ढक दी जाती थी। घास एवं पत्तों से ढक दी जाती थी। घास एवं पत्तों से वो जो है वो ढक दी जाती थी। कहाँ ऐसा होता था, कौन सभ्यता में ऐसा होता था? आहड़ की सभ्यता में। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में घरों में 4 से 6 तक चूल्हे मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में घरों में 4 से 6 तक चूल्हे मिले हैं। यानी 4 चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले, 3 मिले, 2 से अधिक चूल्हे। जो इस सभ्यता में, देखो आप, जो इस सभ्यता में संयुक्त परिवार, जो इस सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रतीक है, जो इस सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रतीक है, संयुक्त परिवार प्रथा। अब देखो, क्या घर में 4 लोग रह रहे हैं, एक चूल्हा काफी है। 10 रह रहे तो एक चूल्हे से काम चलेगा नहीं। 20 रह रहे तो 2 से भी काम नहीं चलेगा। 50, 60, 100 लोग एक साथ रह रहे तो 8, 10 चूल्हे चाहिए। ये तो खाना कैसे बनेगा एक चूल्हे पे? तो इसका मतलब सब लोग सामूहिक रूप से रहते थे, सामूहिक रहते थे। इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रथा थी। कौन सी सभ्यता में? आहड़ की सभ्यता। तो संयुक्त परिवार प्रथा वाला ये समाज जो है, आहड़ का हुआ करता था। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में धातु की मुद्राएं मिली है। 6 मुद्राएं हैं टोटल, तांबे की बनी हुई। धातु की मुद्राएं मिली है, धातु की मुद्राएं मिली है, जिसमें से एक मुद्रा पर, जिसमें से एक मुद्रा पर 6 धातु की मुद्राएं मिली, ऐसे लिख दो बोले। 6 धातु की मुद्राएं, जिनमें से एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल एवं दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित है।
दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित है, जो आहड़ का यूनानी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। जो आहड़ का यूनानी सभ्यता के साथ व्यापार का प्रतीक है। यूनानी सभ्यता के साथ व्यापार का प्रतीक है। आहड़ का यूनानी सभ्यता के साथ व्यापार था। इसका प्रतीक जो है, कौन सी मुद्राएं हैं? कौन सी मुद्राएं हैं भाई? हमारी मुद्राएं वहां से मिली, वहां की मुद्राएं यहां मिली। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से मिली, यूनान की धातु की मुद्रा कहां से मिली? आहड़ से। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से मिली? कालीबंगा से। और यूनान की धातु की मुद्रा कहां से मिली? आहड़ से मिली। तो धातु की मुद्राएं यहां से मिली। आहड़ से उत्खनन में क्या देखो आप, आहड़ से उत्खनन में नाप तोल के बाट मिले हैं और पैमाने मिले हैं। बाट और पैमाने मिले हैं। बाट तो नापने के काम, तोलने के काम आते थे, पैमाने नापने के काम आते थे। तो देखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में बाट एवं पैमाने मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में बाट एवं पैमाने मिले हैं, जो तोल एवं नाप के काम आते थे। जो तोल एवं नाप के काम आते थे। पैमाने नापने के, बाट तोलने के। जो तोल एवं नापने के काम आते थे। जो तोल एवं नापने के काम आते थे। जो इस सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतीक है। जो इस सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतीक है। जो इस सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतीक है। कौन सी सभ्यता में होता था व्यापार? कौन सी सभ्यता में व्यापार होता था? आहड़ की सभ्यता में होता था। देखो, आहड़ से लिखो आप, आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं। तो आहड़ से उत्खनन में लिखो, पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। आहड़ से उत्खनन में, अच्छा मैंने क्या वो समझाना लिखाना एक साथ शुरू कर दिया? पहले समझा के फिर लिखाना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहता। अभी तो कोई बात नहीं, लिखो आप। आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं। मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं, जो इस सभ्यता में, आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के गोरे एवं कोट मिले हैं, जो इस सभ्यता में अनाज संग्रहण के काम आते थे। जो इस सभ्यता में अनाज संग्रहण के काम आते थे। अनाज संग्रहण के काम आते थे। ये मिट्टी के गोरे और कोट किस काम में आते थे? अनाज संग्रहण के काम आते। देखो, गोल गोल कोठियां होती है आज भी, वो तो गोरे कहलाती है। वो बड़े और चौकोर होते हैं, वो कोट कहलाते हैं। धान भरने के काम आते हैं। धान आता तो वो क्या है कि खरीफ में इतना धान हो जाता कि रबी तक चल जाता है, यानी कि खरीफ में इतना पक जाता है। दीपावली के आसपास जो धान की कटाई होती ना, वो कि होली आ जाती, तो वो होली तक चलाना धान। तो उस नीम की पत्तियां डालकर, राख डालकर कोठियां भर दी जाती, ताकि उनमें धुन वगैरह नहीं लगे। और फिर बाद में होली के बाद जो धान की अभी लावणी हो रही है,
इसमें जो कटाई होगी, जो काम का धान है, वो कोठियों में इतना भर दिया जाएगा कि वो दीपावली तक काम चला देगा। तो वो धान के कोठे मिले हैं, इसका मतलब कृषि की उपज अच्छी थी। चावल, गेहूं, जो सब मिले हैं यहाँ से, है ना। जब किसी फसल के बारे में अलग से नहीं लिखा रहे, इसका मतलब लगभग सारी फसल मिली है ना किसी भी सभ्यता में। जैसे कालीबंगा में गेहूं और जौ के साक्ष्य ज्यादा मिले, यहाँ गेहूं और चावल के साक्ष्य ज्यादा मिले, लेकिन वो फसलें सारी होती थी। मूल बात यह है। तो सभ्यता में देखो आप, ताम्र भट्टियां मिली, इसका मतलब उद्योग अच्छा था। धातु की मुद्राएं मिली, इसका मतलब विदेशी व्यापार अच्छा था। माप तोल के बाट मिले, व्यापार वाणिज्य अच्छा था। धान भरने के भंडार मिले हैं, इसका मतलब कृषि अच्छी थी। एक सभ्यता में उद्योग, विदेशी व्यापार, घरेलू व्यापार, कृषि, ये सब उन्नत अवस्था में हो, तो उस सभ्यता के निवासियों का जीवन स्तर भी कैसा होगा? उन्नत अवस्था में होगा। कालीबंगा की सभ्यता को जहां दीनहीन सभ्यता माना जाता है, गरीब सभ्यता माना जाता है, वहां आहड़ की सभ्यता को समृद्ध माना जाता है। आहड़ जो था वो समृद्ध सभ्यता का स्थल था। ये यहाँ से मिले, जो हमें उत्खनन में बर्तन मिले, भांड मिले, जो भी वस्तुएं मिली, इससे हमें ज्ञात होता है। तो मिट्टी के गोरे और कोट कहां से मिले हैं? आहड़ से। राजस्थान की कांस्य युगीन सभ्यता कौन? ताम्रवती नगरी कौन? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? आहड़ का स्थानीय नाम? धुलकोट। आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? धुलकोट की। अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। लाल और थापड़ ने किसका उत्खनन किया? HD संकलिया ने किसका किया? हल से जुते खेत कहां से मिले? ताम्र भट्टियां कहां से मिली? जले हुए चावल कहां से मिले? मिट्टी के गोरे और कोट कहां से मिले? यज्ञ की वेदियां कहां से मिली? और धातु की मुद्राएं कहां से मिली है? धातु की मुद्राएं कहां से मिली है? आहड़ से मिली। तो लिखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में लकड़ी के छापे मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में लकड़ी के छापे मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में लकड़ी के छापे मिले हैं। लकड़ी के छापे मिले जो इस सभ्यता में रंगाई एवं रंगाई एवं छपाई का प्रतीक है। लकड़ी के छापे मिले हैं जो इस सभ्यता में रंगाई एवं छपाई के प्रतीक है। लकड़ी के छापे मिले हैं जो इस सभ्यता में रंगाई एवं छपाई के प्रतीक है। रंगाई एवं छपाई, लकड़ी के छापे कहां से मिले हैं? यानी रंगाई छपाई का काम भी होता था। कौन सी सभ्यता में होता था? तो ताम्रवती नगरी कौन? आहड़ की सभ्यता। ताम्र भट्टियां कहां से मिली? तांबे की गाड़ी तो कहां से मिली? और तांबे की गाड़ी की मूर्ति कहां से मिली? आहड़ की सभ्यता। तो आहड़ की सभ्यता में बनारस, अभी अपने शुरुआत की, जान पहचान की। आहड़ की सभ्यता अभी पूरी नहीं हुई है।